करेंगे हम लोग, उतने ही अपने लिए वो बेटर समझ में आएंगे। अगर कोई मुझे बिना प्रैक्टिस के कोई आपको एक सर्किट पकड़ा दिया जाए, उसमें पूछ ले करंट बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, एनर्जी लॉस बताओ, पावर का बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, तो बेटा मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैंने कोई उसकी तरफ अपनी तरफ से उसके अंदर कोई प्रैक्टिस नहीं की है। तो बेटा मैं पहले स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि चैप्टर जो अपने ये वाला है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मजे आते करने में, अगर समझ आए तो, वरना तो फिर सर्किट तो घुमाएगा ही अपने को। चलो बढ़िया, आपने एनसीईआरटी कंप्लीट की, यानी कि अपना चैप्टर 3 कंप्लीटेड। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सर स्क्रीन फ्लिप। बोलो। ओके, एक मिनट। वैसे तो क्लियर तो दिख रहा होगा सब कुछ? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। अभी स्क्रीन सही हुई? यस सर। चलिए तो श्री गणेश करते हैं चैप्टर नंबर 4 का, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चे चलो पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं जो जो आज तक हमने पढ़ा। देखो सारे टॉपिक हम रिलेट करेंगे, कोशिश करेंगे हम इन सबको रिलेट करने का। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मींस चार्ज एट रेस्ट। हम एक चार्ज को लेके आए, हम उस चार्ज को सिर्फ रेस्ट पे रखा, हमने उसको पूरे को स्टडी किया, उस चार्ज का अपने आसपास क्या इफेक्ट करता है, वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, एक कूलम फोर्स बनती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे गैदर की। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या चार्ज मैं किसी कंडक्टर को देता हूं तो उस चार्ज का पोटेंशियल बढ़ता रहता है, तो उस चार्ज की उस कंडक्टर की कैपेसिटी हो जाती है चार्ज होल्ड करने की। तो धीरे धीरे जो चार्ज होल्ड करता रहता है और अपना पोटेंशियल बढ़ाता रहता है। उसी के बेस पे, उसी के प्रिंसिपल पे हमने एक नया एक कंपोनेंट बनाया जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, उसको नाम दिया गया कैपेसिटर। फिर हमने कैपेसिटर के बारे में थोड़ा स्टडी किया। चार्ज को फिर भी रेस्ट पे ही रखा। देखो चार्ज को लाके एक जगह रख दिया, रेस्ट फाइनल बात करी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने सिर्फ चार्ज को रेस्ट पे बात की, वो था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थर्ड वन चैप्टर पे हम आगे चार्ज के मोशन की बात करने लग गए। चार्ज के मोशन की भी, एक चार्ज की बात नहीं की, टोटल चार्ज को भगा रहे सबको एक साथ। और जब सब एक साथ भागते हैं तो बच्चे उसको नाम दे दिया गया करंट। क्या नाम दे दिया गया उसको? करंट, ठीक है। अब बेटा उन दोनों चीजों को, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक था, थर्ड वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं उन इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैच किया गया, आपस में मिलाया, तो एक नई चीज सामने आई। सुनना बेटा, अभी तक हमने करंट की बात करी थी, अब उससे एक नई चीज सामने आई। क्या चीज सामने आई? देखो हुआ क्या कि एक ये वायर है, मान लो इस वायर में कुछ करंट चल रहा है आई। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है हम लोगों ने, यस और नो? पढ़ा है ना? करंट क्या होता है? व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ चार्ज, नोट इलेक्ट्रॉन्स मत बोल बेटा, चार्ज बोलो, ठीक है। हम चार्ज की बात कर रहे हैं, बस हमें पता है ये चलते इलेक्ट्रॉन ही है, वो नेगेटिव चार्ज ही चलता है, तो हम बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, ठीक है। Q/T लिखते थे, याद है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहां पे E नहीं लिखा, लेकिन पता है कि E चलता है, पॉजिटिव नहीं चलते, नेगेटिव चलते। अब मैं इसके पड़ोस में एक बेचारा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला रेस्ट वाला Q चार्ज लाके रखा यहाँ पे। करंट थर्ड चैप्टर पहले और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से एक स्टैटिक चार्ज, दोनों को लाके मैंने एक जगह रख दिया। तो हमने देखा कि इस चार्ज के ऊपर कुछ नहीं हुआ, ये चार्ज जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा। भाई मैंने तो क्या, जिसने देखा उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें,
फिर इसमें थोड़ा सा वही बात एक्सपेरिमेंट ही करना था, तो उसने इस चार्ज को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ भगाया। भाई पहले तो उसने चार्ज को लाके रेस्ट पे रखा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने इस चार्ज को इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में v स्पीड के साथ भगाया, तो उसने देखा चार्ज चलना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज तो अपने पास से दूर भाग गया। चार्ज तो इधर भाग गया भाई। चार्ज चला जरूर, चार्ज चला, बट चार्ज ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। अब मुझे ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करता है, किस वजह से? व्हाट इज द रीजन? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यस, फोर्स की वजह से। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, शेप, साइज, डायरेक्शन बिना फोर्स के चेंज कर ही नहीं सकता। अब जब ये भागा तो बेटा इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, अपने पास से डाइवर्ट हो गया। वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करी, उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। और डायरेक्शन चेंज हुई, कोई तो इसके आसपास ऐसा है जो इस पे फोर्स लगा रहा है, कोई तो ऐसा है इसके ऊपर जो फोर्स लगा। और यहाँ पे तो इस करंट वाले वायर के अलावा कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग अराउंड दिस चार्ज। इस चार्ज के अराउंड कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर को छोड़ के जिसमें से करंट चल रहा है। यानी कि ये करंट वाला चार्ज, करंट वाला कंडक्टर, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। वो भी कब लगा रहा है? जब ये मोशन में आता है। सॉरी। हाँ बच्चे, थोड़ा सा दिमाग घुमा, एक नई चीज आई। ये दो अलग अलग चीजें हमने पढ़ी, हाँ या ना? अब इन दोनों को एक साथ रखा तो एक नई चीज सामने आ गई अपने। अरे भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अब ये ढूंढना पड़ेगा फोर्स कौन सी है, किस वजह से फोर्स लगी। फिर ये चेक किया गया बच्चे कि अगर मैं इस चार्ज को एक मैग्नेट के पास रख के चलाऊं, मैं इस चार्ज को, इस कंडक्टर को यहां से हटा दूं और इसकी जगह एक मैग्नेट रख दूं, तब मैं इस चार्ज को चलाऊं तो उस पर भी सेम ऐसी फोर्स लग रही थी जैसे करंट के वायर के साथ लग रही। सुनना कि क्या देखा गया कि मैं इस वायर को यहां से हटा दिया और यहां पे एक मैग्नेट रख दी गई। मैग्नेट तो सब लोग जानते हैं, बार मैग्नेट की बात करते हैं मेनली, नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट। तो अगर इस मैग्नेट के पास में इस चार्ज को उसी स्पीड से भगाया तो देखा ये भी उसी तरफ से वैसे ही अपने पोजीशन से डाइवर्ट हो गया, अपने डायरेक्शन से चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बनाती है? मैग्नेट तो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वी ऑल नो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, पता है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि थोड़ा दिमाग में आया, माइंड में कुछ चीज खटका कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर भी इस मैग्नेट जैसा काम कर रहा है, तभी तो सेम फोर्स लग रही है इस पे। हाँ बच्चे, थोड़ा माइंड घुमा। यस सर। भाई मूविंग चार्ज आया, ठीक है, चलाया। अरे भाई साथ में मैग्नेटिज्म भी है, यानी कि मैग्नेट तो अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है। वी ऑल नो कि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगाती है। तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर भी, कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये अपने माइंड में छोटी चीजें आ गई। यहां से एक नया चीज आया कि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मुझे बताओ, क्या ये चार्ज जब स्टेशनरी था तो क्या इसके पास कोई फील्ड था? क्या इस चार्ज के पास कोई फील्ड था क्या? यस सर। कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। और अगर मैं यहाँ पे एक वायर रखूं बेटा, सिंपल वायर, जिसमें अभी वायर कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर, तो क्या ये कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है क्या? बस क्या ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक क्यू का तो आपने बता दिया, यस, प्लस है तो इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया बाहर की तरफ। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर किसी को डाउट हो तो भाई मुझे मत बोलना।
याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलता था प्लस से। क्या ये कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? ये सब बनाते हैं पर वो कैंसिल हो जाते हैं, अपोजिट नेट फोर्स। यस, नेट तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहता है रे। इसमें जितने पॉजिटिव उतने ही तो नेगेटिव होते हैं। कंडक्टर इज ए न्यूट्रल एलिमेंट होता है, हम पढ़ चुके हैं। इसमें जितने प्लस है उतने माइनस। अरे प्लस बाहर की तरफ बनाएगा, माइनस अंदर की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया ना। तो बाहर कोई नहीं है, अभी ये खुद भी जीरो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए बच्चे, इसके बाद हमने क्लास 10 के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर नंबर आई थिंक 10, 11, 12, 13, चैप्टर नंबर 13 याद है कुछ? हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। यस सर। यस, बस वहीं से ये कहानी स्टार्ट हुई है, वही इन सब चीजों का जन्मदाता है बेटा। ओर्स्टेड ही है जो इन सब के पीछे अपने इतने बड़े बड़े चैप्टर बनवा दिए उसने। तो लिखो अपनी हेडिंग सबसे पहले, ओर्स्टेड, OERSTED, ओर्स्टेड बाबा। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चलो याद करो, मैं उसी चीज को रिवाइज कर रहा हूं। ओर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे? एक वायर लिया, ठीक है, यहां पे उसने पहले डायरेक्शन बना ली, इधर नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट कहां होगा भाई? ऊपर नीचे, नॉर्थ साउथ ईस्ट नीचे ऊपर। यस यस यस, ठीक है। अब उसने इस वायर के नीचे, ये वायर है, दिस इज ए वायर, कंडक्टिंग वायर, उसके नीचे उसने एक कंपास नीडल रखी। क्या कंपास नीडल कुछ ऐसी ऐसी होती है? हाँ बच्चे, यस सर। ये कंपास नीडल रखी, तो कंपास नीडल जब इसमें करंट नहीं था, उसने देखा करंट नहीं है, तो इसका नॉर्थ किधर रहेगा? नॉर्थ किधर बनाऊ रे? ये जो डायरेक्शन लिए उसी साइड भाई साहब। यस सर। ठीक है, ये तो ये मैग्नेट जो कंपास नीडल था, दिस इज कंपास नीडल, कंपास, ये अपने आप को नॉर्थ साउथ में इसने आके प्लेस कर लिया जब करंट नहीं था नॉर्मल। फिर उसने क्या काम किया? उसने इस वायर के अंदर करंट फ्लो किया, इसमें उसने कुछ करंट फ्लो कर दिया, लेट आई, किससे? साउथ से नॉर्थ की तरफ, किससे? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो उसने देखा कि ये जो कंपास नीडल है, ये जो कंपास नीडल है बेटा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, ये साउथ इधर भागा और नॉर्थ इधर भागा, साउथ इधर अपना सॉरी इस साइड भागा और नॉर्थ इस साइड भागा, ऐसे। याद है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, याद ही होना चाहिए ये चीजें। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे 1820 के अंदर। क्या किया था उसने? 1820 के अंदर उसने ये चीज बताई थी। तो उसने देखा कि जैसे ही ये वायर, इसमें करंट चला तो ये कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। एक मैग्नेट, कंपास नीडल इज बेसिकली ए स्मॉल मैग्नेट, कंपास नीडल एक बहुत छोटी सी मैग्नेट ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है।
बट वो फ्रीली मूव कर सकती है, इतना है। इट इज अ वेरी स्मॉल मैग्नेट विच फ्रीली मूव, और फ्रीली मूव करके हमेशा ये जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके अपने आप को रोक लेती है। तो कंपास नीडल कब डिफ्लेक्ट करेगी? जब आसपास कोई दूसरी मैग्नेट आएगी। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाती है, उसमें डिफ्लेक्शन देती है। अरे यहाँ तो मैग्नेट नहीं थी, यहाँ पे तो वायर था जिसमें करंट चल रहा है। इट मीन्स करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज ए मैग्नेट। मैग्नेट यानी कि वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज ए मैग्नेट एंड मेक्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने ऑब्जर्व किया था बच्चे? ओस्टर्ड ने। तो बच्चे इसकी थ्योरी खुद घर से लिखना, मैं इसमें थ्योरी पे ज्यादा नहीं जाने वाला, मैं इसमें जो जो मेन पॉइंट्स है वो लिखूंगा। सबको याद है क्या ये चीजें? पहले बताओ, सब लोग बताएंगे। बेटा अगर किसी को नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, 10th की चीज गई, भूल गए, 1 साल से ऊपर हो गया ये चीजें पढ़े हुए अपने को, 1.5 साल हो गई। तो अगर नहीं आता है तो मुझे प्लीज बता देना, बाकी इतना बड़ी चीज है नहीं ये। हाँ बच्चे, यस। तो अब मैं सिंपल 2 लाइन में बताता हूं ओस्टेड ने क्या देखा। When a current carrying wire is placed near a compass needle, there will be a deflection in the compass needle due to this current carrying wire. Just 2 लाइन, बस 2 ही लाइन है, कुछ नहीं। अब उसने कुछ चीजें और करके देखी। उसने इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। उसने करंट की डायरेक्शन बेटा चेंज कर दी। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? तब उसने जो चीज ऑब्जर्व की वो देखा कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। मान लो इसने करंट को अगर कर दिया राइट से लेफ्ट, इधर करंट की डायरेक्शन बाई चांस उसने चेंज कर दी, तो बच्चे जो साउथ के ऊपर फोर्स थी अब वो इधर लगेगी, नॉर्थ की फोर्स इधर हो जाएगी। उसने ये चीज भी ऑब्जर्व की कि जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगी विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन के साथ ये चीज चेंज हो जाएगी। यस, चलिए सेकेंड, उसने एक चीज और देखी, जो डिफ्लेक्शन हो रही है, यानी कि जो साउथ बेचारा अपनी पोजीशन से घूम रहा है, नॉर्थ जितना घूम रहा है, बेटा अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दूं, अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दें, 1 से 2 एम्पियर कर दूं, 2 से 5 एम्पियर करूं, तो हम उसने देखा जो डिफ्लेक्शन हो रही है उस डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी बढ़ चुकी है। पहले बेचारा थोड़ा सा हिल रहा था, अब कुछ ज्यादा हिलेगा, अपनी पोजीशन से ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की बेटा? कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मेरे पास जो मूवमेंट है, डिफ्लेक्शन है, वो भी रिवर्स हो जाएगा। करंट की वैल्यू चेंज करने से डिफ्लेक्शन चेंज होगा। करंट बढ़ा तो डिफ्लेक्शन बढ़ा, करंट कम हुआ तो डिफ्लेक्शन कम हुआ। हाँ बच्चे, किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर, नो सर। वेरी गुड। अब उसने ये चीजें तो बता दी, ये सारी चीजें थ्योरी है, 1 से 1 पेज के करीब बनेंगे। आप नोटबुक से, किसी भी बुक से आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में ये थ्योरी आप लोग मेंशन करेंगे। अब उसने बताया कि डिफ्लेक्शन तो डन, अब वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, तो उसने उस डायरेक्शन को बताया, वो मैं आपको लिखाऊंगा, इसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। भाई किस डायरेक्शन में ये नॉर्थ भागा, किस डायरेक्शन में साउथ भागा। तो बच्चे इसके लिए भी ओस्टेड ने एक हल दिया, अपने को एक सॉल्यूशन दिया। उसने एक रूल बनाया। उस रूल का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? स्नो रूल। याद आया? कुछ कुछ चमका? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं नहीं रे, फ्लेमिंग इसमें थोड़ा ना है, इसमें तो खुद यही है, ओस्टेड ही है। फ्लेमिंग का तो बाद में बताएगा। अरे वो राइट हैंड पाम रूल याद करो, वो भी बताएगा। लेकिन
मैं यहाँ पे कोट की बात कर रहा हूं, उसने ये नहीं बताया इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना। सुनो, ओर्स्टेड ने ये बताया कि ये जो मैग्नेट है, ये जो कंपास नीडल है, ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, उसने इसकी डायरेक्शन बताई है रे। उसने इस वायर का मैग्नेट, उसने ये बता दिया इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ओके डन। उसने ये बताया कि उस मैग्नेटिक फील्ड से जो इस पे फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, वो डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में, उसने इसके डिफ्लेक्शन के लिए रूल दिया। फ्लेमिंग ने रूल दिया इसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। हाँ अंकित, दोनों में पता चला डिफरेंस कहाँ है। चलो अब जो ये स्नो रूल है इसका मीनिंग समझेंगे। स्नो रूल, बेटा एच मीन्स है यहां पे साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, ओ मीन्स ओवर, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, लिख लिया। यस सर। अब इसका मीनिंग समझेंगे, देखो बेटा, साउथ, नॉर्थ, ओवर, वेस्ट। इट मीन्स when the current flows from south to north direction, इसका मतलब है कि अगर करंट जो है फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, देखो साउथ का है लेफ्ट में, नॉर्थ इधर, तो क्या इस वायर के अंदर, इस वायर में करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है क्या, हाँ या ना? यस सर। तो उसके पहले दो वर्ड्स का मीनिंग यही है, when the current flow in wire is from south to north direction and over means conductor is placed over the compass needle, जो कंडक्टर है वो कंपास नीडल के ऊपर रखा गया बेटा, नीचे नहीं है, कंपास नीडल के ऊपर होना चाहिए वायर। ओवर, ओ मीन्स ओवर, कंडक्टर इज प्लेस्ड over the compass needle, then the north pole of the compass, then the north pole of the compass will deflect towards west। तो नॉर्थ पोल का जो नॉर्थ पोल ये रहा, ये कंपास नीडल का नॉर्थ पोल किधर भागा, ऊपर। ऊपर कौन बेटा, इधर वेस्ट की तरफ। लिखो ये लाइनें फटाफट, स्नो रूल लिख के इसके आगे दो लाइनें लिख लो, मैं बता देता हूं जल्दी। If current through the conductor, if current through the conductor flows from south to north direction, if the current through the conductor flows from south to north direction and conductor is placed over the compass, and conductor is placed over the compass, then north pole, deflects towards west, then north pole deflects towards west। हाँ बेटा ये बताओ, किसी को स्नो रूल में अभी भी समझ नहीं आया तो बोलना जरा।
सर एक बार रिपीट करो, द नॉर्थ पोल ऑफ लास्ट लाइन. then then north Last pole line. deflects towards west, then north pole deflects towards west. north pole किसका है? कंपास नीडल का. कंपास लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, पोल तो सिर्फ कंपास की है ना. then north pole deflects towards west. ओके, थैंक यू सर. ओके, तो ये स्नो रूल नाम ये इसने बनाया कि स्नो वर्ड याद रह जाता. आई बर्फ, स्नो. तो स्नो में याद रखने एस से साउथ, एन से नॉर्थ, यानी कि करंट साउथ से नॉर्थ चले. ओ मीन्स ओवर. उस वायर को नीडल के ऊपर रखा, तब जो नीडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ भागेगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. ये देखो, ये हो गया इसका. डन. ओके, हो जाएगा. ये चीजें याद रख लेना. अब इसका उल्टा भी कोई कह सकता है कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है. अगर करंट मेरा नॉर्थ से साउथ जाता तो नॉर्थ किधर भागेगा भाई? उल्टा हो गया सब कुछ. जब साउथ से नॉर्थ जा रहा था तो इसका नॉर्थ भाग रहा था वेस्ट की तरफ. अब करंट अगर नॉर्थ से साउथ कर दूं तो नॉर्थ किधर भागेगा? ईस्ट की तरफ. ईस्ट की तरफ. ये तो उसने चेक किया ना, ये चीज उसने देखिए. बेटा लिखो, नेक्स्ट 2 लाइनें और लिखवा देता हूं. नेक्स्ट लाइन में लिखो, when the direction of current is reversed, when the direction of current is reversed in the conductor, then the deflection in compass needle, is also reversed. लिख लिया बेटा? लिखा? चलो नेक्स्ट लाइन और लिखो. नेक्स्ट लाइन 4 लगा के बच्चे पॉइंट चाहिए इसके अंदर. on increasing the current through the conductor, on increasing the current through the conductor or bringing the needle closer to the conductor, the deflection in the needle increases. The deflection in the needle increases. बच्चे देखो क्या लिखा हमने कि अगर इसमें करंट बढ़ाऊं या इस नीडल को इसके पास लेके आऊं, दोनों ही केस में इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ता है. अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक कंक्लूजन पूछूं, एक फाइनल कंक्लूजन, ओस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक फाइनल कंक्लूजन मैं आपसे एक सिंगल लाइन में पूछूं तो आप क्या लिखना चाहोगे? हाँ बच्चे बोलो. एक सिंगल लाइन में कंक्लूजन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे? Sir, a current carrying conductor also behaves like a magnet. Yes, but also नहीं, is always behaves like a magnet.
मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी लगाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने पता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। सेम पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, ये चीजें हमने पढ़ा है। तो इट मीन सिंगल लाइन में अगर कोई पूछे ओस्टर ने क्या बताया, ओस्टर ने हमें एक चीज बता दी कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेव्ड एज ए मैग्नेट ऑलवेज, यानी कि वो मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। क्या बनेगा उसका? मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन निकाली थी, अब याद आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब बताओ फ्लेमिंग वाला, जो फ्लेमिंग वाला अपना एक राइट हैंड पाम रूल आया था, राइट हैंड पाम रूल था ना, पाम रूल नहीं, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन बताने, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की बात कर रहा हूं बच्चे, उसका कैसे निकालते थे? मैग्नेटिक, अब भाई मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड है कि कंडक्टर को प्लेस करते, यस, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता था उस डायरेक्शन में थंब का पोजीशन प्लेस करते थे और फिर पाम को क्रॉस घुमाते थे। ये एक वायर है, समझ लो, स्ट्रेट वायर हो गया। ऊपर अपने पास जो कैप है रेड, उसकी तरफ करंट जा रहा है, यानी कि इसका करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो राइट हैंड थंब रूल था उसने क्या बोला कि अपने राइट हैंड को, इस वायर को अपने राइट हैंड में आपको पकड़ना है। यू हैव टू होल्ड दिस करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं तो देखो क्या मेरा थंब कैप की तरफ है, यानी कि जो करंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मेरा थंब आया। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन सच ए वे दैट योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका जो थंब है करंट की डायरेक्शन में राइट। देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, जो अपनी फिंगर्स को मैंने इसको होल्ड करने में जब फिंगर्स को घुमाया है, जो कर्ल किया है, वो डायरेक्शन देगा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं ऊपर से देखूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना। देखो मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे। तो मेरा ऊपर से देखा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा है बच्चे। सर्कल तो बना, चारों तरफ होगा। फिर वो कुछ हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स डाल के देखे थे, उससे पता चला चारों तरफ वो इस तरह से बना। अब अगर करंट नीचे हो जाए, उल्टा करंट चल रहा है नीचे की तरफ, तो भी मुझे उसी वायर को इस तरह से होल्ड करना है। होल्ड किसमें करना बच्चे? राइट हैंड में, कि मेरा थंब हमेशा करंट के डायरेक्शन में रहे। तो मैं इसको कैसे होल्ड करूंगा? ऐसे देखो जरा, ऐसे होल्ड करूंगा तो मेरा जो थंब है अब कहां पे है? नीचे की तरफ, और इसमें करंट भी कहां है? नीचे। तो मेरे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि आफ्टर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन राइट हैंड, the current will in the direction, thumb will in the direction of current. Then अब देखो, ऊपर से देखो तो इसमें कैसे है? ये ऐसे क्लॉकवाइज। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बना, वो कैसा बच्चे? सर्कल तो बने, कैसा? इस तरह का। ये था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। थोड़ा याद आया? पढ़ा था हम लोगों ने, ये राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था। यस सर। सॉरी, चलो इसमें एक और रूल था, याद है किसी को? मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल ने भी बताया था ना एक कॉर्कस्क्रू रूल। अरे उसने सेम यही चीज जो राइट हैंड थंब रूल वाली थी ना, सेम उसी, बस इसने चेंज क्या कर दिया, बोला एक स्क्रू लेके आओ। स्क्रू कैसा होता है? ये इस तरह का, इस तरह का होता है स्क्रू। अब वो राइट हैंड वाला स्क्रू होना चाहिए। राइट हैंड का मतलब मैं राइट हैंड से उसको ऐसे घुमाऊं स्क्रू को, तो वो ऐसे अंदर चलता हो जाना चाहिए। क्या कुछ ऐसा ही होता है क्या स्क्रू भाई? अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊंगा तो ये अंदर की तरफ ऐसे चलता जाएगा नीचे की तरफ।
तो मैक्सवेल ने दिया था ये, मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड स्क्रू रूल। जो स्क्रू है वो राइट हैंडेड होना चाहिए। मैक्सवेल स्क्रू रूल भी हो सकता है, और राइट हैंड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि राइट हैंड वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड से ऐसे घुमाओ तो अंदर जाए, नहीं, राइट हैंड ऐसे घुमाऊंगा इसको तो ये अंदर की तरफ जाएगा। तो उसने बोला इसको किस तरह यूज करना है, आपको इस स्क्रू को इस तरह प्लेस करो कि इसको राइट हैंड से मैं अगर इसको घुमाऊं तो ये करंट के डायरेक्शन में चले। जैसे ये था ना, तो मैं इस स्क्रू को यहां पे ऐसे प्लेस कर दूं, अगर मैं स्क्रू को ऐसे घुमाता हूं ऐसे, तो बेटा ये करंट की तरफ चलना चाहिए, इधर आगे अंदर घुसना चाहिए। तो जो मैं इसको घुमा रहा हूं, स्क्रू को मैं जो रोटेट कर रहा हूं कि जिससे ये करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, उसी को बोला जाता था बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। है सेम ही चीज, दोनों सेम ही चीज है, बस इसने अपनी तरफ से एक नया उसने लॉ देना था डायरेक्शन बताने का, तो उसने मैक्सवेल ने कॉर्कस्क्रू रूल दे दिया, नथिंग एल्स। तो हाँ बेटा, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आया अपना इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। अब करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा था बच्चे, उसका बिल्कुल सिमिलर चीजें करूंगा यहाँ पे। आपने बताया था एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज चल रहा है, वायर में तो चार्ज चल रहे हैं ना, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे कि पी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, निकालेंगे। कोई पूछे एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, निकालेंगे। कोई पूछे मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट चल रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, निकालेंगे। याद करो वहां पे हमने एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक इनफाइनाइट वायर जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो निकालेंगे। क्या देखो सारी चीजें हमने वहां पे फाइंड आउट की थी ना बेटा? यस सर। वो सारी चीजें। अब ये मान लो कि हम उन दोनों को सिमिलरिटी लेके चलेंगे, बहुत से आपको सिमिलरिटी दिखेगी। हाँ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो अभी अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसका पढ़ेंगे और अपने बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। टेक्स्ट बुक में इसमें सबसे पहले दे रखा मैग्नेटिक फोर्स, जबकि फोर्स पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। अरे बाबा फील्ड होगा तभी तो फोर्स काउंट करूंगा अच्छे से, ठीक है ना? तो अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पहले फोर्स का जिक्र है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, जो लॉज है उसके लिए वो निकालेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स पे आएंगे। पहले अपना जो पॉइंट स्टार्ट होगा, आप लोगों के पास अपनी अपनी नोटबुक है, उसका 4.1 अभी अपना नेक्स्ट लेक्चर, उससे पहले 4.1 पढ़ के रखना और फिर उसके बाद सीधा स्टार्ट करेंगे हम 4.5 से, ठीक है ना? यस सर। चलिए मिलते हैं 11-10 11-10 पे मिलेंगे अब, ठीक है बच्चे? बाय।